Hello, dear students. Vinay is here to welcome you in the UGC NET TGT PGT DSSB physical education classes. In previous class, we were talking about idealism. हम बेसिकली फिलोसफीज पे बात कर रहे हैं और सारे टाइप्स ऑफ फिलोसफी के धीमे धीमे कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है. आई होप दैट आप सब लोग अच्छे होंगे. सूरज की चमकती चमकती किरणों और पक्षियों की चहचहाहट के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ. एक्चुअली पिछली क्लास में हमने आइडियलिज्म खत्म किया था और आइडियलिज्म के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. फिर उसके बाद आज की क्लास नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद पे बात करेंगे. तो अगर जब हम आइडियलिज्म की बात करें तो आइडियलिज्म बेसिकली स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा फोकस करता है. वो कहता है कि जो भी चीजें हैं वो माइंड में जनरेट होती हैं. आइडियाज जो हैं उनको वो प्राइमेसी देता है और जो चीज आइडियाज के थ्रू आती है वो कहता है कि उन्हीं का कुछ कम अच्छा रूप जो है वो हमें फिजिकल वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक रूप में दिखाई देता है. ठीक है. चलिए, बहुत अच्छा हो गया. और एक और खास बात जो आइडियलिज्म की है वो सत्यम शिवम सुंदरम के कॉन्सेप्ट पे काम करता है. अब हम बात करेंगे आज की क्लास के बारे में. आज की क्लास नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद. ठीक है. चलिए, तो हम शुरू करेंगे पिछली क्लास को रिकॉल करते हुए ताकि आपको जो सारी फिलोसफीज हैं और फिलोसफी के प्रोपोनेंट्स हैं, एक्सट्रीम प्रोपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनके नाम आपको याद हो जाए. तो आइडियलिज्म के फादर ऑफ आइडियलिज्म कौन थे? प्लेटो. नेचुरलिज्म रूसो ने दिया है जिसको हम आज पढ़ेंगे. रियलिज्म अरिस्टोटल. प्रैग्मेटिज्म जॉन डिवे. एक्सटेंटलिज्म किरगार्ड. और ह्यूमनिज्म पैटरिज. हमने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जो बच्चे इंग्लिश में याद कर सकते हैं वो शायद इस एक स्टेटमेंट को याद कर लें, इससे उनको याद रह जाएगा. इंडियन प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज आर रेयरली अवेलेबल इन प्योर जस्टिफाइड एक्सपेरिमेंटेड नॉलेज फॉर ह्यूमन पर्पसेस. ठीक है. इससे आप आसानी से याद कर पाएंगे. ठीक है. चलिए, आज शुरू करते हैं आज की क्लास ऑफ नेचुरलिज्म. यानी अगर हम नेचुरलिज्म वी टॉक अबाउट द नेचुरलिज्म, द फादर ऑफ द क्रेडिट टू शे द फादर ऑफ नेचुरलिज्म जो है वो जाता है रूसो को. ठीक है. बढ़िया हो गया. ये क्या है? ओल्डेस्ट फिलोसफी है जो किस पे बेस्ड है? रियलिटी पे. अच्छा, एक चीज और आप याद रखेंगे इसमें कि ये जो फिलोसफी है वो ज्यादा करीब है किसके? रियलिटी के. और ऑपोजिट है किसके? आइडियलिज्म के. बिकॉज अगर आइडियलिज्म में हम देखें तो आइडियाज को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, स्पिरिचुअल थिंग या गॉड को बहुत ज्यादा, और डेटीज जो है उनको बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है वो. जबकि इसके अपोजिट ये जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ड या फिर जो फिजिकल रियलिटी मौजूद है नेचर के रूप में उस पर ज्यादा फोकस करता है. ये साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर भी इसको दूसरे नामों से जाना जाता है. ठीक है. नेचुरलिज्म वाज फर्स्ट प्रपोज्ड फॉर्मुलेटेड बाय नोवेलिस्ट एमिली जोआ. ये नाम जो नेचुरलिज्म था वो सबसे पहले एमिली जोआ ने प्रपोज्ड किया था और इंट्रोड्यूस किया था अमेरिका को बाय नोवेलिस्ट फ्रैंक नॉरिस के द्वारा. ठीक है. इट इज द थ्योरी ऑफ लिटरेचर emphasizing scientific observation of the life without idealism or avoidance of ugly. अच्छा, वो जो है सुंदरता पर सिर्फ गौर करता था कि चीजें जो है वो काफी सुंदर हैं, अगली या फिर भद्देपन या फिर खराब चीजों की बात जो है वो आइडियलिज्म में नहीं की गई थी. बट हियर वी टॉक अबाउट द वी टॉक अबाउट द पुट प्रेफरेंस ईच एंड एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द नेचर. ठीक है. नेचर इज द सेंटर आइडिया ऑफ नेचुरलिज्म. ओके. Spencer, MacDonald, Darwin, Locke, Rousseau, Tracy Nunn are the proponents of naturalism. अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको प्रोपोनेंट्स दे दिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोपोनेंट्स जो है वो किस फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं. अमूमन अगर टीजीटी या पीजीटी की बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी में ज्यादातर इनको सीधा सीधा पूछ लिया जाता है. और खास तौर पर टीजीटी में बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो सीधे सीधे आपसे नाम पूछ लेंगे या फिर कोई एक स्टेटमेंट, हल्का सा स्टेटमेंट जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा हो उसको वो दे के आपको पूछ लेते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके कुछ और भी प्रोपोनेंट्स हैं, उनको भी आप एक बार देख लीजिए. ठीक है. ये मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे कि आप बड़ा अच्छी तरह से इनको समझ पाए. ये फ्रीमैन टेंडन है, जॉन जेम्स एब्डन, फ्लोरेंस है इसमें, एरोस मिल्स हैं, रेचल, जॉन
कैपमैन, और लास्ट में आका, जॉनी, एप्लेस, कैरोलिन और डॉर्मॉन्ड। ठीक है, तो इतनी चीजें आप यहाँ पे याद रखें। Naturalism says that all the knowledge of universe fall with the light of scientific investigation. ठीक है, जबकि ऐसे टाइप के इन्वेस्टिगेशन को आइडियलिज्म में कोई जगह नहीं दी गई थी। ठीक है, ये कहता है सारी की सारी नॉलेज जो है वो किसमें बिलीव करती है, नेचर में बिलीव करती है। ठीक है, और इसको एक्सप्लोर किसके द्वारा किया जाता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। चलिए अगला और जानते हैं इसके बारे में। एज नोन एज मटेरियलिस्टिक फिलोसफी, अगर आपको क्वेश्चन में इफ statement is like that, materialistic philosophy is, then the naturalism will be the materialistic philosophy. Mind and bodies are developed in natural environment, they consider nature as the first teacher. मतलब जैसे हम छोटे छोटे स्टेटमेंट्स जानते हैं कि माँ जो होती है वो प्रथम टीचर होती है। ठीक है, on the same way they says that if the children will come out into the world, okay, if he will go into the free environment, and that time the nature will be of his first teacher or ever last teacher also. वो रोड लर्निंग्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरह से एजुकेशन या बुकिश लर्निंग पे आइडियलिज्म में बात की गई थी, यहाँ ऐसा नहीं होता है। दे प्रोवाइड द फुल फ्री फैसिलिटी टू द लर्नर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ लर्निंग थ्रू नेचर। ठीक है, नेचर डिवाइज्ड प्ले अ बेस्ट वे ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, चलिए नेचुरलिज्म सेज दैट देयर ओनली द नेचुरल वर्ल्ड, देयर आर नो स्पिरिट, नो डिटीज, नथिंग एल्स। इस बात को आप गौर करिए, आपको पूछ लेता है एग्जाम्स में कभी कभी कि मतलब कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो ना स्पिरिट पे बिलीव करती है, ठीक है, डेटीज देवी देवताओं में बिलीव नहीं करती। अच्छा एक चीज और है, पोएटिक नेचुरलिज्म भी है इसमें एक टाइप, जिसमें एम्फेसाइज करते हैं देयर आर मेनी वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट नेचुरल वर्ल्ड। अच्छा मोर डुअलिज्म टाइप की ये बात करते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म इज मोनेस्टिक कंपोनेंट। ठीक है, मोनेस्टिक अप्रोच है इनकी। जैसे हमने जब आइडियलिज्म को हम डिस्क्राइब कर रहे थे, तो आइडियलिज्म में हमने एक चीज देखी थी कि ये जो था वो डुअलिज्म टाइप का था। ठीक है, वो क्या करते थे, आइडियाज, माइंड, सोल, इन सारी चीजों पे बात करते थे। बट ये वाला जो है, ये जो प्राइमेसी देते हैं, वो प्राइमेसी किसको देते हैं, मोनिज्म को। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड इनके लिए सब कुछ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, वहां सिर्फ जब आइडियाज को बात की जा रही है और माइंड, सिर्फ जो माइंड और स्पिरिचुअल थिंग की बात की जा रही है, अगर एक ही चीज की बात होगी तो वो बात कहलाएगी किसके अंडर में, मोनिज्म के अंदर में। अगर एक से ज्यादा चीजों की को प्रेफरेंस दी जा रही है, प्राइमेसी एक से ज्यादा चीज को दी जा रही है, तो वो सारी चीजें किसमें कंसीडर की जाएंगी, डुअलिज्म में। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। और दो से ज्यादा चीजें आएंगी तो प्लूरलिज्म का भी पार्ट हो जाएगा। हमने एक क्वेश्चन आंसर भी किया था, उसमें भी मैंने आपको ये सारी चीज जो है वो एक्सप्लेन की थी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप याद रखेंगे। ठीक है, a brief that the person is governed by this, his or her passion, heredity and surrounding are often is subordinate to the social environment of which he or she is a part। ये एक बिलीव करते हैं कि पर्सन जो गवर्न करता है अपनी पैशन को, और आपकी हेरिडिटी हो गई, सराउंडिंग एनवायरनमेंट हो गई, ये क्या है, ये तरह से सबॉर्डिनेट एनवायरनमेंट्स हैं उसके लिए। ठीक है, जो किसके पार्ट है, जो नेचर के पार्ट है, नेचुरलिज्म के बेसिकली डायरेक्ट पार्ट है। ये नेचुरलिज्म में बिलीव नथिंग एग्जिस्ट बियॉन्ड द नेचुरल वर्ल्ड। ये कहते हैं कि सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड ही सारी चीजें हैं, इसके अलावा कोई भी, न तो सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन है इनके, ना सुपर नेचुरल पावर नाम की कोई चीज है। ठीक है, ये सुपर नेचुरल पावर जो है या स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशंस को खारिज करते हैं। ये फोकस ऑन द एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस पे फोकस करते हैं, कम फ्रॉम द लॉ ऑफ नेचर। ये कहते हैं कि वो जो सारी चीजें घटित हो रही हैं वो प्रकृति के कुछ नियम बनाए हुए हैं, उन नियम्स के अनुसार हो रही हैं, ना कि देवी देवताओं और भगवान के बनाए हुए नियम से। ठीक है, नेचुरली रिफर टू द रियलिस्टिक अप्रोच टू द आर्ट, रिजेक्ट आइडियलिज्म एक्सपीरियंसेस। ठीक है, टिपिकली सेज फॉलोइंग बिलीव्स। अब हम बात करते हैं कि मोस्टली अगर कोई भी इंसान जो
नेचुरलिज्म पे बात कर रहा है तो वो किस तरह के बिलीफ्स रखता होगा, या फिर ये छोटी छोटे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि नेचुरलिज्म एक्चुअली में क्या कहना चाहता है। ठीक है, द यूनिवर्स हैज आइदर ऑलवेज एग्जिस्टेड और हैड प्लूरली नेचुरल ऑर्गेनिज्म बीइंग नेदर क्रिएट और नॉर डिजाइन। ये कहते हैं कि जो यूनिवर्स है हमारा, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो एग्जिस्ट करता था पहले से ही, प्योरली नेचुरल ओरिजिन, उसका नेचर ने पूरी तरह से निर्माण किया है। उसके अलावा न तो उसका डिजाइन कुछ तरह से हो सकता है, ना ही, जैसे ये कंजर्वेशन के लॉ पे काम करता है, कंजर्वेशन के लॉ की तरह स्टेटमेंट देता है। इस स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो पहले से नेचर ने इसको डिजाइन किया हुआ, बनाया हुआ है, इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसको फिर दोबारा से खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, लाइफ इज अनप्लान्ड प्रोडक्ट ऑफ ब्लाइंड नेचुरल प्रोसेसेस एंड लॉ। ठीक है, ये कहते हैं कि ये अनप्लान्ड प्रोडक्ट ऑफ ब्लाइंड नेचुरल प्रोसेसेस है। ठीक है, ये मतलब ये नहीं है कि कुछ फिक्स चीजें हैं कि ये ऐसा ही होगा। ठीक है, ये अनप्लान्ड है और नेचर उसको कंट्रोल करती है, पूरी तरह से मैन उसको कंट्रोल नहीं करता है। स्लो एंड इम्परफेक्ट इवेल्युएशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ राइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, स्लो एंड इम्परफेक्ट इवेल्युएशन ऑफ बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं किसकी, डाइवर्सिटी, जो विभिन्नताएं चीजें आती हैं उसको, जो नेचर के प्रोसेसेस हैं वो काफी स्लो मूवमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी में जो पेट्रोलियम की फॉर्मेशन है, अगर उसको देखा जाए तो वो बहुत लंबे बिलियंस ऑफ ईयर के बाद, जैसे आपके जो डेड रेमिनेंट है वो जमीन में दब गए, फिर धीमे धीमे वो नीचे पहुंचे, प्रेशर टेम्परेचर उनका बढ़ा और बढ़ते बढ़ते फिर वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। और जैसे जो आपके पेड़ पौधे थे वो दबने के बाद कोयले में कन्वर्ट हुआ। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस है एक तरह से, जो धीमे 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 क्या करता है, डाइवर्सिफाई करता है चीजों को। चलिए, ह्यूमन बींग्स हैव नो इंडिपेंडेंट सोल स्पिरिट बट ओनली मटेरियल ब्रेन विच ऑपरेट्स टू प्रोड्यूस अ कॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये कहते हैं कि आदमी का दिमाग जो है वो इंडिपेंडेंट, ना तो कोई आत्मा है, ठीक है, आत्मा और सोल वोल ऐसा कुछ नहीं है, बट ओनली एक ब्रेन है। ब्रेन क्या है, जिसमें एक मैटर है जिसको मटेरियलिस्टिक चीजों से वो गवर्न होता है। ठीक है, जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है, कॉन्शियस माइंड, वो माइंड। अच्छा, हमने पिछले क्लास में भी मैंने इसकी बात की थी, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो चीजें होती हैं जिसको हम देख पाते हैं, मतलब एक तरह से हमारे सामने मौजूद होती हैं, इस तरह से समझ लीजिए। अनकॉन्शियस मतलब जिसको हम एसेस कर पाए एक्टिवली। जैसे फॉर एग्जाम्पल से आप समझिए कि जैसे आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और इस क्लास की बगल से गुजरते हुए कुछ लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे रिकॉल करने के लिए तुरंत बोला जाए कि आप बताइए यहाँ से कौन कौन गुजरा था, और एट द सेम टाइम यू आर डूइंग द क्लास आल्सो, ठीक है, तो आप कुछ लोगों को बता पाएंगे, कुछ लोगों को नहीं बता पाएंगे। जिन लोगों को आप बता पाएंगे कि मतलब फलाना फलाना, देयर आर जीत वाज देयर, मोहम्मद वाज देयर एंड सनी वाज देयर, तो ऑल दीज नेम्स दे आर एक्टिवली reside in your mind, they come into the conscious mind, and those to whom you are not able to recall, they come into the category of unconscious mind। ठीक है, और हो सकता है वो अचानक से बाद में आपको कभी याद आ जाए कि नहीं नहीं वो भी गया था वहां से। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से काम करता है। मेंटल कंटेंट, मेंटल कंटेंट में क्या क्या चीजों को ये इंक्लूड करते हैं, आइडियाज, थ्योरी, इमोशन, मोरल एंड पर्सनल वैल्यू। मतलब ये सारी की सारी चीजों को ये मेंटल कंटेंट में रखते हैं। आइडियाज जो दिमाग में आपके में, थ्योरीज क्या है किसी चीज को लेके, इमोशंस मतलब पर्सनल अटैचमेंट क्या है आपका, मोरल नैतिकता, और पर्सनल वैल्यूज मतलब उन चीजों को आप अपनी पर्सपेक्टिव में किस तरह से देखते हो। एग्जिस्ट सोनली ऑन कंप्यूटेशनल कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर ब्रेन, मतलब ये एक तरह से बोल सकते हैं कि सिंथेसाइजेशन है, मतलब एनालिसिस है, और एनालिसिस के बेस पे कुछ मतलब ऑपरेशंस हैं जिनके बेस पे इन सब चीजों का कंस्ट्रक्शन करता है माइंड, एंड नॉट एज थिंग्स दैट आर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अस, और ये ऐसा नहीं है कि हमसे अलग हो। ठीक है, जबकि
अगर हम आइडियलिज्म की बात कर रहे थे तो आइडियलिज्म में सारा का सारा फोकस जो है वो माइंड पे ही रखा जा रहा था, और ये बताया जा रहा था कि माइंड जो है वो स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से इन सारी चीजों की डिजाइन करता है। लेकिन ये कहते हैं कि ये जो है नेचर से ये सारी चीजें डिजाइंड है, पहले से अवेलेबल है। माइंड का काम ये है कि इन चीजों को एक्सेस करके एक्सप्लोर करना भरा है। ठीक है, गुड। ऑल द ह्यूमंस आर मोर्टल, मतलब जो ह्यूमंस हैं वो मोर्टल हैं। ठीक है, सिंस द डेथ और डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर ब्रेन कैन नॉट बी सर्वाइव, मतलब जिनका नाश होना तय है वो ये नहीं है कि हमेशा तक ये सरवाइव करते रहेंगे, ये कहा गया है नेचुरलिज्म में। जबकि जब हम आइडियलिज्म की बात कर रहे थे तो आइडियलिज्म में आइडियाज जो थे वो इटरनल आइडियाज थे, मतलब लंबे चिरकालिक तक चलने वाले। जबकि यहाँ डेथ और डिस्ट्रक्शन के साथ ही माइंड को भी खत्म मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए, ह्यूमन डेवलप्ड क्या है, आर नाउ डिपेंडेंट ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन बिकॉज वी इवॉल्व द सोशल एनिमल। ये यहाँ पे ये बात की गई है, मतलब यहाँ सोसाइटी की भी ये बात करता है, कनेक्शन ऑफ सोसाइटी की भी बात करता है, और बोलता है कि कल्चर और सिविलाइजेशन से हम एक तरह से जुड़े हुए हैं, सभ्यता से जुड़े हुए हैं, जो क्योंकि हमें मैन ऑफ सोशल एनिमल भी माना जाता है। ठीक है, ऑल द कंडक्ट एंड बिहेवियर शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड टू द परस्यूट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस एंड दैट इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव का बिहेवियर शुड इस तरह से होना चाहिए कि वो जो है एक खुशी भरी जिंदगी जिए, ये सबसे बड़ी वैल्यू इसको दी गई है। अच्छा, नेचर में एक चीज बात और कही गई है कि नेचर ने जो कंस्ट्रक्शन किया है उनमें सबसे अच्छी क्रिएशन जो है, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल की जो क्रिएशन है वो है ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन को बहुत ज्यादा इन्होंने वैल्यू दी है। नेचुरलिज्म इज बिलीव दैट द नेचर इज एग्जिस्ट, दैट ऑल थिंग्स सुपर, मतलब गॉड, स्पिरिट, सोल, नॉन नेचुरल वैल्यूज देयरफॉर डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। अच्छा, ये ऑफन और प्राय मतलब किस बात को कहते हैं, मेटाफिजिकल नेचुरलिज्म की बात करते हैं, फिलोसफिकल नेचुरलिज्म की बात करते हैं, ओंटोलॉजिकल नेचुरलिज्म की बात करते हैं, और इनमें से अलग, इनमें से मेथोडोलॉजिकल थोड़ी सी जो नेचुरलिज्म है वो थोड़ी सी इनसे अलग है। उसके बारे में हम पीछे जब टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म की बात करेंगे तो हम इनके बारे में पूरी तरह से जानेंगे। ठीक है, सपोज सुपर नेचुरल पावर इज इन फैक्ट पार्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, मतलब ये भी कहते हैं कि सुपर नेचुरल पावर्स जो भी हैं वो भी नेचुरल वर्ल्ड का ही पार्ट है, ये नहीं है कि नेचुरल वर्ल्ड की वजह से आपकी नेचर है। ठीक है अच्छा, बहुत सही। चलिए, अब टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म हम देखेंगे और इनको बहुत अच्छी तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू आप हम आगे बढ़ेंगे जिससे कि चीजें याद रह जाए। मैं बार बार यहाँ पे आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के कंपैरिजन में आपको इसलिए लेके जाता हूँ ताकि चीजें जो है वो डिस्टिंग्विश रहें और उनमें मैशअप नहीं हो आपस में। ठीक है, चलिए, बेहतरीन। आप कॉपी और पेन तो लेके आप बैठे होंगे, और जब भी आपको लगता है, जब मैं कोई भी स्टेटमेंट कंपैरिजन में बोलता हूँ तो आप तुरंत उसको पलट के देख सकते हैं, जिससे कि आपकी चीजें जो होंगी वो ऑटोमेटिकली काफी क्लियर हो जाएंगी, और कब जो कंफ्यूजन टाइप वाली जो सिचुएशन अक्सर जो बड़े एग्जाम्स नेट वगैरह में रहती है वो आपको नहीं होगी। ठीक है, तो मेटाफिजिकल नेचुरलिज्म देखते हैं, ये क्या करती है। मेटाफिजिकल नेचुरलिज्म इज बिलीव्स as described in detail above that the nature is all that exists and that all things supernatural including God, spirit, soul, non-natural values therefore do not exist। मेटाफिजिक्स क्या कहती है, मेटाफिजिक्स कहती है कि जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, जो चीज हमें दिख रही है अपने आसपास में, वो किसके थ्रू है, वो नेचर के थ्रू है। ठीक है, और भगवान, स्पिरिट और सॉल और नॉन नेचुरल वैल्यू जैसी कोई भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ मेटाफिजिकल जो चीजें हैं वही जो है एग्जिस्ट करती हैं। अब इसके कंपैरिजन में आप मैथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म को आप देखिए, इट इज द assumption that observed event in the nature are explained by natural causes, मतलब जो भी चीजें घटित हो रही हैं वो सारी की सारी किसके द्वारा हो रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है, नेचुरल प्रोसेसेस जो है वो उसके पीछे कारण है, ना कि आपकी सुपर नेचुरल पावर। एंड सो कंसीडर द सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन फॉर इवेंट्स टू बी आउटसाइड साइंस,
मतलब ये जो है साइंस के एक्सपेरिमेंट से बाहर है, क्योंकि जो नेचुरलिज्म में बात की गई है वो साइंस ऑब्जर्वेशंस की बात की गई है। ठीक है, अच्छा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। आई इट होल्ड दैट द साइंटिफिक मेथड्स, मतलब साइंटिफिक मेथड क्या क्या हो सकते हैं? हाइपोथाइज कर सकते हो, हाइपोथेसिस आप बना सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो किसी भी चीज को। अच्छा, प्रिडिक्शन क्या है? एक तरह से हाइपोथेसिस जो होती है बात की, वो इंटेलेक्चुअल गेस होता है, जो किसके थ्रू आता है? जो आता है लिटरेचर रिव्यू के थ्रू। अगर किसी भी टॉपिक पे आप कोई बात कर रहे हैं, इफ यू डोंट हैव द लिटरेचर रिव्यू, इन दैट केस you will not be able to create the hypothesis, or you cannot go for a hypothesis formulation if you don't have the लिटरेचर रिव्यू। अगर लिटरेचर रिव्यू किसी चीज का आपके पास मौजूद है तब आप हाइपोथेसिस के लिए जाएंगे। लिटरेचर रिव्यू नहीं मौजूद है तो आप रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन करेंगे और वेरियस मेथड्स के थ्रू आप अपनी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करेंगे। इट विल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ स्टडी, मोड ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी। ठीक है, it is only effective way to investigate reality, and that such as the empirical methods will be ascertain natural facts whether supernatural facts exist or not। अच्छा, empirical methods क्या होते हैं? वो methods जिनको logically, मतलब scientific methods जो है एक तरह से उनको लगाने के बाद प्रूव किया जा सके। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने कुछ चीज हवा में बोल दी और आपके पास कोई भी सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट नहीं है उसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, एब्सोल्यूट मैथोलॉजिकल नेचुरलिज्म भी होती है, इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। इन द व्यू ऑफ दैट सम सेंस इम्पॉसिबल फॉर एनी एम्पेरिकल मेथड्स टू डिस्कवर सुपरनैचुरल फैक्ट्स एवर इफ दे आर सम। एब्सोल्यूट मैथोलॉजिकल जो नेचुरलिज्म है वो क्या कहते हैं कि कुछ इम्पॉसिबल, सम सेंस इम्पॉसिबल फॉर एम्पेरिकल मेथड, कुछ ऐसे भी जो फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको सिर्फ एम्पेरिकल मेथड्स के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकता है, टू डिस्कवर सुपर नेचुरल फैक्ट्स इवन इफ दे आर सो। ठीक है, अगर कुछ है भी तो उनको एम्पेरिकल मेथड्स के थ्रू नहीं जाना जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कॉन्टिनेंटल methodological naturalism. In the view that most of the past experiences, empirical methods are far more likely uncover natural facts than supernatural ones, so that it is generally an advisable waste of resources to pursue the supernatural hypothesis. But it would not be impossible to confirm them empirically if any were found। ऐसा नहीं है कि आपकी जो चीजें हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, एम्पेरिकल मेथड्स के बेसिस पे हम ज्यादातर चीजों को अनवील कर ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको मतलब परस्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या पॉसिबल नहीं है उनको करना, तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि हम जो उन प्रोसेसेस को अब तक डिजाइन नहीं कर पाए। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, वंस वी विल गेट टू in touch of that kind of processes, we definitely able to refine them or able to explain them। ह्यूमनिस्टिक नेचुरलिज्म को आप देख लीजिए। ह्यूमनिस्टिक नेचुरलिज्म जो है वो किस पे बात करता है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, होल्ड्स द ह्यूमन बीइंग आर द बेस्ट एबल कंट्रोल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। मतलब जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनमें से जो बेस्ट क्रिएशन माना जाता है वो माना जाता है दैट इज ह्यूमन बीइंग, एंड ही हैव the scientific methods because the concept of spirituality, intuitions and metaphysics can cover progress beyond the personal opinion। ठीक है, मतलब एक आपका परसेप्शन रहता है, एक आपका स्कीमा रहता है, आपने सोच लिया कि चीजें इस तरह से हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कोई भी कि मतलब इनके पीछे का लॉजिक क्या है, इनके पीछे का रीजन क्या है, तो आप जो है वो रिसर्च मेथड्स के थ्रू, एम्पेरिकल रीजनिंग के थ्रू, एम्पेरिकल मेथड्स के थ्रू ही बता सकते हैं, ना कि स्पिरिचुअल मेथड। स्पिरिचुअलिटी एक तरह की जो चीज थी वो ये थी कि वो सेल्फ रियलाइजेशन की चीजें थी, दूसरों को मतलब ये जरूरी नहीं है जो आप किसी चीज के बारे में परसेप्ट करते हैं वो दूसरा भी, दूसरे का भी परसेप्शन जो होगा वो आप ही की तरह होगा।
तो इंट्यूजन्स की बात करते हैं ये। मेटाफिजिक्स कैन कवर प्रोसेस बियॉन्ड द पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स उन सारे एम्पेरिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता है जो हमारे ओपिनियंस से मैच नहीं करते या फिर अलग होते हैं। एवरीथिंग इज रिगार्डेड एज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लेन्ड प्रोसेस। ठीक है, विद द नेचर देयर नथिंग लिंक आउटसाइड ऑफ। सारी की सारी चीजें नेचर के अंदर ही लाई करती हैं। ठीक है, और उन वो जो है वो किसी भी तरह से नेचर से बाहर नहीं है। सारी की सारी चीजें जो कि क्या हैं वो नेचुरल एक तरह से फिनोमेना है। एथिकल नेचुरलिज्म को और देख लेते हैं। एथिकल नेचुरलिज्म को हम मोरल नेचुरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप इसको याद रखिए। इट इज द मेटा एथिकल थ्योरी दैट द टर्म्स आर डिफाइंड विदाउट द यूज ऑफ एथिकल टर्म्स। मतलब लाइक गॉड, राइट। मतलब हमने पिछले में भी बात की थी, जब एथिक्स की बात होती है तो राइट और रॉन्ग वैल्यूज की बात सारी होती है। मोरओवर दीज नॉन एथिकल टर्म्स टू द नेचुरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं इसमें क्या करता है, एज अपोजिट रिलेटिंग टू एथिकल टर्म्स सम वे विल ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। सोशल नेचुरलिज्म क्या, सोशोलॉजिकल नेचुरलिज्म इज द थ्योरी दैट द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी डायरेक्टली कनेक्टेड विद। ठीक है, रफली अगर हम बात करें तो आइडेंटिकल गवर्न्ड बाय सिमिलर प्रिंसिपल्स। इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू द पॉजिटिविज्म which advocates use of scientific methods of the natural science is studying social science। अच्छा, यहाँ पॉजिटिविज्म की बात हुई है तो आप एक चीज और याद रखिए कि जो एक तरह से जो लर्निंग होती है इसमें जो नेचुरलिज्म के थ्रू लर्निंग है उस लर्निंग को दो तरह से कंसीडर किया जाता है, एक पॉजिटिव लर्निंग और नेगेटिव लर्निंग। इसके अलावा कोई और तरह की लर्निंग को ये वरीयता नहीं देते हैं कि अगर कोई भी नेचर की चीज है उससे या तो आप सही सीख सकते हैं या तो कुछ आप गलत सीख सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है रिसर्चर पे, ये डिपेंड करता है आपके आपके प्रोसेस पे कि किस तरह का प्रोसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। इन एडिशन द नेचुरलिज्म इज आल्सो आर्टिस्टिक स्टाइल, मतलब रेफरिंग टू रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट इन ए नेचुरल सेटिंग एंड आर लिटरली cinematic and theatrical style, referring to the attempt replicate to the belief everyday reality and also opposed to the symbolic idealist or even supernatural statement। चलिए, अब कुछ जो फैक्ट टाइप की चीजें हैं वो चीजें आप जान लीजिए। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, मोनेस्टिक कंपोनेंट में। और ये मोनेस्टिक जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू क्या कहते हैं, देयर इज नो आइडियल और सुप्रीम वैल्यू ऑपोजिट टू आइडियलिज्म एंड क्लोज टू रियलिज्म। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। ये क्या कहता है, ये बिलीफ की बात करता है और बिलीफ में क्या कहता है, ऑल द थिंग्स हैज नेचुरल कॉजेस। नेचर की वजह से ही सारी की सारी चीजें हैं। टेस्ट और वेरिफिकेशन पे यह बात करते हैं, देयर इज ओनली नेचुरल वर्ल्ड विच कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड। मतलब जिन चीजों को टेस्ट और वेरीफाई किया जा सकता है वही नेचुरल का पार्ट है और नेचर में भी वही सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आइडियाज जो माइंड में सिर्फ जनरेट होते हैं उनका नेचुरलिज्म से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। मतलब वो एक पार्ट है और वो जो है वो मैटर का पार्ट है। माइंड को उन्होंने ब्रेन को माइंड को ब्रेन के अंदर जो कंसीडर किया है उसमें मैटर के थ्रू करना जो है वो करते हैं। रिजेक्ट गॉड, ये जो है सुपर नेचुरल पावर और डिटीज की बात नहीं करते। लर्निंग बाय डूइंग, लर्न फ्रॉम नेचर। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट ये लर्न थ्रू नेचर और नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल प्रोसेसेस, इनकी बात करते हैं। ये जो है सिर्फ बुकिश लर्निंग की बात नहीं करते। एथिज्म रिसाइड वर्ल्ड वाइड एंड देयर इज नो गॉड। और नेचुरल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी इज द मैटर इंस्टेड ऑफ माइंड एंड स्पिरिट्स। इट इज ओनली रियलिटी दिस the materialistic world is governed by the system of natural laws and the man who is creation of the material world must submit it to them। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि आदमी से लेके सारी की सारी चीजें जो हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं, प्रकृति के द्वारा दी गई हैं और हमें वो सारी की सारी चीजें प्रकृति को ही लौटा देनी है।
ठीक है, चलिए अब आगे इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं नेचुरलिज्म पे वो हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी उठ के पूछ लिए जाते हैं। दिस वर्ल्ड इज नेचुरल क्रिएशन। पहला प्रिंसिपल क्या है कि ये जो पूरा संसार है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसकी जो क्रिएशन हुई है वो किसके द्वारा हुई है? नेचर के द्वारा हुई है। दिस फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट ट्रूथ, देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बियॉन्ड इट। कहते हैं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है वो सच नहीं है, ट्रूथ नहीं है, एक तरह से शाश्वत नहीं है। जैसे कि आज इसमें जो सेंट्रलिज्म सेंटर में रखा गया है, वो कहा गया है कि जो ह्यूमन है, वो ह्यूमन जो है सबसे अच्छी प्रोडक्शन है किसकी? नेचर की। और ह्यूमन भी डेथ के बाद क्या हो जाता है? वैनिश हो जाता है। तो इन्होंने ये बात कही है कि दिस फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट ट्रूथ, देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बियॉन्ड इट। ठीक है, और इसके अलावा भी कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है, कोई आध्यात्मिक नाम की कोई चीज नहीं है। सोल इज कॉन्शियस मटेरियलिस्टिक सब्सटेंस। ये कहते हैं कि आत्मा जो है वो कॉन्शियस है और वो मटेरियलिस्टिक सब्सटेंस है जो ब्रेन में रिसाइड करती है। ठीक है, ह्यूमन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। पूरे दुनिया में जो प्रकृति ने बनाया है उनमें से सबसे अच्छी क्रिएशन जो है वो किसके पास है? ह्यूमन के पास है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल एक्शन। मतलब अगर किसी आदमी का क्रिएशन हुआ है तो उसका डेवलपमेंट भी तय है। ये क्या है? नेचुरल एक्शन है एक तरह की। द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लाइफ लिव हैप्पीली। मतलब आप किसी भी इंसान के जिंदगी जीने का जो उद्देश्य है वो क्या है? सुखमय जीवन व्यतीत करना। नेचुरल लिविंग इज द बेस्ट फॉर ए कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, मतलब ये भी बात करते हैं कि कंफर्टेबल लाइफ आपकी तभी हो सकती है जब आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाले सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज है उसमें अगर आप अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप नेचर के साथ एडजस्ट नहीं होंगे, और नेचर के साथ एडजस्ट अगर आप नहीं होंगे, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं होंगे, तो यू विल बी गोना ऑन द प्रोसेस और द वे ऑफ एंड ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, मतलब जो जिस सिस्टम के साथ आप फिट नहीं बैठते उस सिस्टम से आप क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एबिलिटी एडजस्टमेंट कंट्रोल इन सिचुएशन इन नेचुरल लाइफ। कई सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस, महत्वपूर्ण प्रोसेसेस के साथ आपकी जो एबिलिटी है उसके अनुसार आप क्या करते हैं? उन जो सिचुएशंस चल रही हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, और वो एबिलिटी आपको कौन प्रोवाइड कराता है? नेचर। स्टेट पावर इज ओनली प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल, ये पहले से ही हम एक्सप्लेन करते आ रहे हैं कि हर चीज जो है इसमें प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये लोग देखते हैं। अच्छा, अगर एजुकेशन में इसकी बात करें तो एजुकेशन में भी नेचुरलिज्म का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। ये क्या कहते हैं? इन्हीं के द्वारा जो है जो स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई थी। पहले चौक बोर्ड वॉक टॉक वाला मसला जो था, लेक्चर वेक्चर, ये सारी की सारी चीजों को यहाँ प्रेफरेंस नहीं दी गई थी। इसमें लर्निंग बाय डूइंग, मतलब नेचर के साथ आप लर्न कर सकते हैं, ऐसी काफी आपको खुली छूट दी गई है। एलिवेशन एंड रिडायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल हैबिट, आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म नहीं की जाएगी, आप उसको बेस्ट रिफाइंड फॉर्म में लेके आइए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड एबिलिटीज फॉर स्ट्रगल इन द लाइफ। मतलब आप सिचुएशंस के साथ लड़िए और उनसे सीखिए और उनको बेस्ट आने वाली जनरेशन को आप प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, टू प्रिपेयर ह्यूमन फेवरेबल टू एनवायरनमेंट, मतलब आपको इस तरह से एडजस्ट करना है चीजों को जो कि आप एनवायरनमेंट के साथ क्या हो जाएं? एडजस्ट कर जाएं। ठीक है, टू मेक ह्यूमन कैपेबल ऑफ लिविंग नेचुरल लाइफ, आपको इस तरह से सीखना है जिससे कि एनवायरनमेंट में आप रहें और खुला खुशहाल जिंदगी एक तरह से आप व्यतीत कर पाएं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कंपेटेबल लाइफ, कंप्लीट लाइफ जो है वो क्या है आपकी? जिसमें आपको परेशानियां उत्पन्न ना हो, आप चीजों को आसानी से एसेस कर पाएं, इस बात की भी जोर दी गई है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ एथनिक फीचर्स की बात करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो कंट्रीब्यूशन है नेचुरलिज्म के वो आप देख लीजिए, क्योंकि जब आपको यूजीसी नेट में अगर क्वेश्चन पूछता है तो कंट्रीब्यूशंस या एप्लीकेशंस जो रहते हैं, एप्लीकेशन डिलिमिटेशंस, इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आगे आने वाली जो स्लाइड है, एक दो स्लाइड, उनमें हम सिर्फ यही बात करेंगे, हम कंट्रीब्यूशंस की बात करेंगे और हम उसके एप्लीकेशन या लिमिटेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको अब चलिए देखते हैं। आई होप दैट कि पीछे की चीजें जो है वो आपको क्लियर होती चल रही होंगी।
कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म की बात करते हैं। नेचुरलिज्म हैज ट्रिमेंडसली इन्फ्लुएंस मॉडर्न एजुकेशनल थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, इट परमानेंट कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में बी समड अप। अगर हम समरी की बात करें तो किस तरह से करेंगे? ठीक है, फॉलो नेचर इज द वॉच वर्ल्ड ऑफ नेचुरलिज्म। ये कहते हैं कि नेचर को आपको फॉलो करना है। ठीक है, द इनेट नेचर ऑफ द चाइल्ड शुड बी डेवलप्ड इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नॉट एन आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल। ये कहते हैं कि जो बच्चा है उसको आप नेचुरली चीजों को सीखने दीजिए। ये नहीं है कि उनको आपने एक स्कूल सिस्टम में डाल दिया और उसकी जो नेचुरल हैबिट्स थी उन सबको खत्म कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको आप, वो इंडिया में रहता है, उसको अगर आप उठा के, इंडियन ओरिजिनेटेड है, उसको पर्टिकुलर एक जगह पे डाल देंगे जिसमें इंडिया का कोई कल्चर, कोई भी रिलीजन, कोई भी लैंग्वेज अगर मतलब एकदम भिन्न है वहाँ पे, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो उसी इन्वायरमेंट के वजह से होगा, उसी जो नेचुरल चीजें अवेलेबल होंगी वहाँ पे उन्हीं की वजह से, और उन्हीं की तरह होगा, ना कि एक पर्टिकुलर कंट्री की तरह। ठीक है, जैसे एशियन अगर कंट्रीज हैं, उनमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और जापानीज वगैरह जो भी जबान बोली जाती हैं, तो वो बच्चा जिस जगह पे होगा वो वहीं की चीजों को अडेप्ट करेगा। ठीक है, अगर अगली बात करते हैं इसमें, इंस्टिंक्ट, इम्पल्स, इमोशंस शुड बी बेस्ड ऑन ऑल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। चाहे वो इंस्टिंक्ट की बात करें, इम्पल्सिस की बात करें और इमोशंस की बात करें, ये किसके बेसिस होने चाहिए? एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट, इंस्टिंक्ट शुड बी द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इंस्टिंक्ट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इन्होंने काफी जो है मतलब जोर दिया है इस पे। अब पेडोसेंट्रिज्म देख लेते हैं। पेडोसेंट्रिज्म में एक टर्मिनोलॉजी है, कीनोट फॉर द नेचुरलिस्टिक मेथड। नेचुरलिस्ट सेज दैट देयर आर टू मोड्स ऑफ टीचिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मतलब ये कहते हैं कि इसमें या तो ये हो सकता है कि जो बच्चा है आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखेगा, या तो कुछ ना कुछ नेगेटिव सीखेगा, मतलब वो सीखेगा कुछ ना कुछ जरूर। ठीक है, लेट देम फ्री एंड let them explore the world by their own wishes. Another important contribution of naturalists in this field of education is that the educative process, like child take pivot position, ठीक है, वो किधर भी जा सकता है, उसको खुला छोड़िए। पाइवोट पोजीशन मतलब एक तरह से पाइवोटल जॉइंट की तरह आप लीजिए, जिसमें कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो टाइप की फ्रीडम होती है, इधर आप गो दिस साइड और दैट साइड। इट इज द चाइल्ड हिमसेल्फ रेदर देन द एजुकेटर। मतलब ये चाइल्ड सेंटर के एजुकेशन पे गौर देते हैं। द स्कूल एंड द बुक ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे वो स्कूल की बात करें, और सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी शुड बी इन फोरग्राउंड ऑफ एजुकेशनल पिक्चर। ठीक है, एजुकेशनल पिक्चर जो है वो फोरग्राउंड मतलब खुली हुई एक तरह से होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड टेस्ट द treated as children, not as adult in mentor. Freedom of child, another important feature of the naturalistic education. किसकी बात करते हैं? चिल्ड्रन की फ्रीडम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, चॉइसेस की बात करते हैं कि बच्चा जो सीखना चाहता है, लेट देम लर्न। द चाइल्ड शुड ग्रो फ्रीली अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड पेस। मतलब हर किसी की अपनी अपना तरीका है, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी है, उसी कैपेबिलिटी के अनुसार उनको चलने दीजिए, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एजुकेटर और पेरेंट्स। ठीक है, true education takes place when the nature empower inclination and the child allowed to develop freely within a minimum of guidance। मतलब ये बात की गई है कि जो टीचर एक तरह से अगर काम कर भी रहा है, तो बेसिकली तो ये बात कहते हैं कि जो आदमी है उसको सीखना है किससे? नेचर के थ्रू, और उन पे कोई भी चीज जो एजुकेटिव प्रोसेस है वो इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बावजूद ये कहते हैं कि अगर वो मतलब अगर आपको उसको सिखा भी रहे हो कुछ, तो उसको मिनिमम गाइडलाइन दो, लेट देम एक्सप्लोर बाय हिमसेल्फ, जिससे कि वो चीजों को अपनी अनुसार जो है वो एक्सप्लोर कर पाए। नेचुरल स्ट्रांगली एडवोकेट टू द फ्रीडम ऑफ द चिल्ड्रन। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। मतलब नॉलेज किससे गेट की जा सकती है? तब ये बात करते हैं कि जो पर्सनल सेंसेस हैं उनके थ्रू जो है नॉलेज वो गेट करेगा। एजुकेशन इज वेरी मच इफेक्टिव व्हेन कम थ्रू द सेंसरी चैनल्स। मतलब जब आप करके किसी चीज को सीखते हैं
तो आप उनको भूलने के चांसेस आपके बहुत कम रहते हैं। और ये बात ईएल थॉरनडाइक जो है उनने भी बाद में अपने एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव की थी। ठीक है, एज सच नेचुरलिस्ट कंसिडर टू द ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट। इन कंक्लूसिव वी कैन से द नेचुरलिस्ट हैज सिक्योर्ड फ्रीडम। मतलब अगर हम छोटे वर्डों में यहाँ पूरा जो जितना भी चैप्टर हमने पढ़ा है उसके अगर सार को हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो है रेजिडिटी, इंटरफेरेंस और स्ट्रिक्ट जो प्रिनरी रेजिडिटी, इंटरफेरेंस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इन सारी चीजों को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। ये बोलते हैं कि ये चीजें जो वो नहीं होनी चाहिए। नेचुरलिज्म हैज गिवन इम्पीडियस द न्यू साइकोलॉजिकल मेथड्स इन एजुकेशन। इसको आप याद रखिए कि साइकोलॉजिकल मेथड इन एजुकेशन, फ्री साइकोलॉजिकल मेथड, ठीक है, उस पर कोई भी चीज इम्पोज नहीं होना चाहिए। ये क्या है, इनको ज्यादा वरीयता दी है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो उसके अंदर आएंगी। सेल्फ एक्सप्रेशन, फॉलो थ्रू नेचर, ऑटो एजुकेशन, प्ले वे मेथड जो है वो इनके उसको काफी मतलब सपोर्ट करता है। तो आप इसको याद रखिए कि प्ले वे मेथड को नेचुरलिज्म ने काफी वरीयता दी है। पेड्रोसेंट्रिज्म अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव या नेगेटिव लर्निंग की बात करता है। सेंसेस ट्रेनिंग, मतलब आप अपने सेंसेस के अनुसार, आप अपनी समझ के अनुसार जो आप फील करते हैं अपने सेंसेस ऑर्गन्स के थ्रू, जिस चीज को आप एसेस कर सकते हैं सेंसेस ऑर्गन के थ्रू, गो विद दैट मैन। Scientific discipline and the learning by doing is some of the main characteristics of modern education through naturalism point of view। ठीक है, अब हम लिमिटेशंस देख लेते हैं कि कोई भी चीज हो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस और डिलिमिटेशंस होती हैं। अब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे तो नेचुरलिज्म हैज इट्स ओन लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेजेस, और वो क्या क्या है। इट ऑल्दो इग्नोर्स द स्पिरिचुअल एंड मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। ये जो है क्या करते हैं, इन्होंने बात नहीं की स्पिरिचुअल नेचर्स के बारे में और मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में। टोटली नेग्लेक्टेड द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मतलब ये कहते हैं कि आप बच्चे, जैसे ही आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेट देम एक्सप्लोर द वर्ल्ड, लेट देम यूज देयर ओन सेंसेस, दे डोंट टॉक अबाउट फ्रेम्ड एजुकेशन। ठीक है, इस तरह की ये कोई भी बात नहीं करते। ये नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सॉरी, चलिए आगे और क्या है इसका। नेचुरलिज्म टेक्स इनटू द अकाउंट ओनली द प्रेजेंट नीड ऑफ द चिल्ड्रन, इग्नोर्स हिज फ्यूचर नीड एंड अल्टीमेट गोल एंड द पर्पस ऑफ मेंस लाइफ। Naturalism leaves the children purely on the discipline of natural consequences, which often involve grave risk। क्या बात हुई इसमें, ये बोलते हैं कि वो नेचुरल प्रोसेसेस पे बात करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे वो क्या का पाइवोटल टाइप की स्टडी, मतलब या तो आप गलत भी सीख सकते हो और आप सही भी सीख सकते हो। मतलब गाइडेंस जो टीचर की है वो काफी कम रहती है इन केसेस में। Naturalism throw teacher with superior knowledge and experiences into the background. He takes secondary position in the executive processes। मतलब इन्होंने ये बात कही यहाँ पे कि नेचुरलिज्म में जो टीचर को बहुत ज्यादा वरीयता नहीं दी गई है। इसमें ये भी हो सकता है कि जो सुपीरियर नॉलेज और एक्सपीरियंस वो गेट कर सकता था अपने टीचर से, वो इस प्रोसेस में नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते ही नहीं है। ये सेकेंडरी पोजीशन में जो एजुकेटिव प्रोसेस थ्रू नेचर है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। नेचुरलिज्म अलाउ कंप्लीट फ्रीडम टू द चिल्ड्रन फ्रॉम वेरी स्टार्ट ऑफ द लाइफ इवन व्हेन ही हैज नो लर्न राइट यूज ऑफ फ्रीडम। मतलब ये तब से बच्चे को फ्रीडम देने की कोशिश करते हैं जब से उसको सही और गलत चीजों का मालूम ही नहीं होता है। मैं इस बात को सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ठीक है, देयर इज नो डाउट वेरी रिस्की एक्सपेरिमेंट्स in as much as something absolute from the freedom generation into license. In the early state of the life, some guidance is necessary। ठीक है, naturalism attached to much importance to the animal nature of the man। His instinct, impulses and emotions are completely ignored and spiritual and cultural value of the life। चाहे वो इम्पल्सिस की बात करें, इंस्टिंक्ट इम्पल्सिस और इमोशंस की बात करें, या फिर स्पिरिचुअल और कल्चरल वैल्यूज की बात करें, इनको काफी या बड़े तौर पे नकारा गया है किसमें, नेचुरलिज्म में।
ठीक है, नेचुरल गिव यू द मच एम्फेसाइज ऑन द हेरिडिटी ऑफ द चाइल्ड एंड नेग्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन रॉ नेचर। मतलब ये जो है एम्फेसाइज करते हैं किस पे, हेरिडिटी पे। मतलब इसको आप कुछ इस तरह से समझिए, यहाँ इस जो 7 स्टेटमेंट है इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आप इसको गलत तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेचुरल गिव टू मच एम्फेसाइज ऑन हेरिडिटी ऑफ द चाइल्ड एंड नेग्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन रॉ नेचर। अच्छा, बच्चे का रॉ नेचर मतलब जो कुछ अलग तरह से जो चीजें कुछ हेरिडिटी के थ्रू उसके अंदर आती हैं, ठीक है, जैसे उसका रोना, उसका चिल्लाना और बाद में धीमे धीमे क्रोलिंग करना, बैबलिंग करना, ठीक है। तो इन्होंने बात की है हेरिडिटी की, मतलब कोई भी चीज बच्चा जिनको लेके पैदा हुआ, ठीक है, हेरिडिटी के बाद वो सीखना शुरू करेगा, और सीखने में जो इन्फ्लुएंस है, नेचर का इन्फ्लुएंस जो है उसको नेग्लेक्ट करना। मतलब ये किस सेंस में बात कर रहा है, ये सेंस में बात कर रहा है हेरिडिटी के में, नहीं तो नेचुरल प्रोसेसेस को जो जो नेचुरलिज्म है उसमें सबसे ज्यादा वरीयता दी हुई है, ठीक है। और वही नेचुरल चीजों में सुप्रीम जो आती है वो आती है हेरिडिटी। क्यों? क्योंकि जब तक हम कुछ हेरिडिटी के साथ पैदा नहीं होंगे, नेचुरल चीजों को हम असेस नहीं कर सकते इफ वी डोंट हैव द नेचुरल सेंसेस। नेचुरल सेंसेस दे आर कम फ्रॉम हेरिडिटी, ठीक है। चलिए, बेहतरीन, अच्छा हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तो अगली क्लास में, आज की क्लास में हमने नेचुरलिज्म की बात की, और नेचुरलिज्म में बेसिकली किस पे फोकस किया गया, नेचुरल प्रोसेसेस पे फोकस किया है। नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं और नेचर है उसको मध्य में रखा गया है, केंद्र बिंदु में रखा गया है। तो और दूसरे पिछले क्लास में जो हमने बात की थी आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में सारी की सारी जो चीजें थी उन सबको किस में रखा गया था, उन सबको उन सब का जो केंद्र था वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड था। और वो जो है वो किसको, जो आपकी आध्यात्मिक पावर थी, जो आपकी स्पिरिचुअल थिंकिंग थी, माइंड को उन्होंने, मतलब माइंड और माइंड में जनरेटेड आइडियाज को काफी वैल्यू दी थी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास देखते हैं कि या तो हमारी फिलोसफी की अगली टाइप कोई भी उस पर हम क्लास लेंगे, नहीं तो काफी दिन से एक हेप्टाथलन पे मैंने काफी काम किया था, तो मैं हेप्टाथलन का एक क्लास लूंगा। और आई होप दैट कि आप पिछले वाले हैं उनको रिवाइज करिए जल्दी से, नेट का एग्जाम भी पास में आ रहा है। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।